दिल्ली में 6 दिन की तालाबंदी यानी लॉकडाउन, लेकिन क्या इससे रुकेगी कोरोना की लहर? वीकेंड कर्फ्यू के बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई लिस्ट जारी कर दी है। आज रात 10 बजे से शुरू हो रही है लिस्ट, क्योंकि लॉकडाउन हो जाएगा। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जिसकी अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी, आखिरकार दिल्ली सरकार ने आज उस पर मुहर लगा दी। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन हो जाएगी दिल्ली। इस दौरान सिर्फ जीवन रक्षक, जरूरी सेवा और आपात सेवा को ही काम करने की इजाजत होगी। जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीजन है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हो, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही केजरीवाल सरकार ने वीकेंड कोरोना कर्फ्यू का ऐलान किया था। शुक्रवार रात 10 बजे शुरू हुआ वीकेंड कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 5 बजे खत्म हुआ था, और वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के 7 घंटे बाद ही केजरीवाल ने मिनी लॉकडाउन का फैसला सुना दिया। इससे पहले उपराज्यपाल के साथ दिल्ली के हालात पर केजरीवाल ने मंत्रणा की। हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। दरअसल लॉकडाउन लगाने के पीछे केजरीवाल की बड़ी मजबूरी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। दिल्ली उन प्रदेशों में शुमार है जहां कोविड-19 महामारी का सबसे भयावह रूप देखा जा रहा है। 24 घंटे में यहां कोरोना के 25,462 नए केस सामने आए हैं, जबकि 161 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में संक्रमण की दर 29.64% पर पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों के आंकड़े देखें तो 16 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना के 19,486 नए केस सामने आए थे, जबकि 141 लोगों की मौत हो गई थी। 17 अप्रैल को 24,375 नए केस सामने आए थे और 167 लोगों की मौत हो गई थी। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे। अब तक केजरीवाल लॉकडाउन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन लगता है दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बड़ा सवाल यही रहेगा कि लॉकडाउन के बाद क्या ये चेन टूटेगी। डॉक्टर रोमिल शिको हमारे साथ हैं, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर के हैं। डॉक्टर मनोज कुमार हैं हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हेल्थ केयर लैब मैक्स अस्पताल पड़पड़गंज से। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ है, डायरेक्टर हैं हेमेटोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के फोर्टिस गुड़गांव से। और डॉक्टर आशीष जायसवाल हमारे साथ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर कुशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर मनोज, लॉकडाउन और मकसद ये कि चेन टूटे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिसको हम कहें कि 2 दिन की पाबंदी थी, क्या उसके बाद लगता है, पहली बात तो ये जरूरी, दूसरा जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमें हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त करना है। हेलो जी, आपका सवाल में एक बार जरा रिपीट कर दीजिएगा। डॉक्टर मनोज, मेरा सवाल ये है कि लॉकडाउन दिल्ली में आज रात 10 बजे से शुरू हो जाएगा। बड़ी बात अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बात हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स चाहिए, हमें बेड्स चाहिए, सुविधाएं कम हैं, आईसीयू बेड्स बहुत कम है, तो इसको दुरुस्त करने के लिए 6 दिन बहुत जरूरी है ताकि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें।
इस पे तो मैं ये कहूंगा कि पिछले 1 साल से हमने अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं किया, और जैसे ही हल्का सा एक कहिए कि नंबर्स में कमी आई, सब लोगों ने ये मान लिया कि कोरोना चला गया है। तो ये जो 6 दिन मिलेगा, निश्चित तौर पे थोड़ा सा चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसको ब्रेक करेगा, बट आप 6 दिन में जो तैयारी कर पाएंगे, कितनी कर पाएंगे, ये थोड़ा शंका का विषय है। क्योंकि मुझे लगता है कि 14 महीने से कोविड चल रहा है। आज ऐसी हालत है कि आप रोज करीब करीब आप देख रहे हैं कि हर अस्पताल से खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है। तमाम कोशिशों के बाद आपको पता होगा कि करीब 7,000 मैट्रिक टन हमारी क्षमता है मेडिकल ऑक्सीजन, उसका 54% यूज होता है। इंडस्ट्री से भी उसको चैनलाइज किया गया कि मेडिकल ऑक्सीजन में आ जाए, बट स्टिल बहुत जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारे अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है। दिल्ली में जिस तरह से 25,000 केस हो रहे हैं और रिकवरी रेट कम है, पॉजिटिविटी रेट दिनों दिन बढ़ते जा रही है 30%, मुझे लगता है कि 6 दिन बहुत ही कम होंगे इस तमाम तैयारियों को बहुत बढ़ाने में। बट निश्चित तौर पे थोड़ा जो चेन जो है ट्रांसमिशन का वो ब्रेक होगा, तो नंबर ऑफ केसेस कम होंगे, तो हो सकता है कि जो हाहाकार हॉस्पिटल में बेड्स, आईसीयू बेड्स के लिए बना हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपके पास आना चाहूंगी। बड़ी बात यहाँ पर उस चेन को तोड़ना है, लेकिन 6 दिन जैसे कि डॉक्टर मनोज भी बता रहे थे कि उतने काफी नहीं होंगे, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कमी देखी जा रही है वो ऑक्सीजन की देखी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि क्या हो गया कि जो भी पेशेंट सिक होता है अल्टीमेटली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, और लंग्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन की आ जाती है। इनफैक्ट हम कुछ स्ट्रैटेजी से इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, पर जब एक बार अपनी जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें हमको समझना पड़ेगा कि हमको अब एक हाइपर लोकलाइज स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। एक तरीके का ब्लैंकेट लॉकडाउन पे करना पड़ेगा, जो कि कंटेनमेंट बेस्ड जोन लॉकडाउन हो। एक तरीके से पूरा लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं ना, क्योंकि हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो डाउट चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमें तोड़ना है, पर हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ऐसा उनको भी स्लो डाउन ना हो, बिकॉज ये इम्पैक्ट 6-8 महीने तक रह जाता है। यानी हमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, जिसमें ब्लैंकेट जैसा कुछ करना पड़ेगा, हाइपर लोकलाइज जैसा करना पड़ेगा, और जाके हम लोग काम कर सके। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हम लोग को अभी समझना पड़ेगा, तो ये वेव, ये सेकेंड वेव जो ड्रिवन हो रही है, इसके अंदर म्यूटेशन बहुत कॉमन हो रहे हैं। और ये म्यूटेशन जो हमारे वाइल्ड वायरस है, ये कोई बाहर से वायरस नहीं आए, जो हमारे वाइल्ड वायरस है वही म्यूटेट होके इस चीज को ड्रिवन कर रहे हैं। इसके लिए हमें जिनोमिक स्टडी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसके लिए भी हमें बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि फटाफट ही काम हमें सब करना है। जो वैक्सीन रोल आउट है उसको भी फटाफट हमें सब काम करना है। एंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वही है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कम करना है। जो नीड है अपनी इस समय जो हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने की जो नीड है उसको भी फटाफट बढ़ाना है। तो लॉकडाउन हाँ जरूरत है, करना पड़ेगा, बट ये शुड भी एक लोकलाइज स्ट्रैटेजी, हाइपर लोकलाइज स्ट्रैटेजी के जरिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। डॉक्टर कुशल, कुछ और अगर आप ऐड ऑन करना चाहें। देखिए 6 दिन पहली बात तो क्या काफी होंगे, दूसरी बात जिस तरीके से केंद्र से मदद की भी बात हो रही है, और उसमें क्या अस्पतालों में पूरी तरह से, चाहे वो बेड्स हो या फिर हम कहें कि एक्स्ट्रा बेड्स या फिर एक्स्ट्रा बेड वाले अस्पताल बनाने की बात हो या दूसरी फैसिलिटीज की बात हो, और वो भी ऐसे में जब ये सिर्फ दिल्ली सेंट्रिक होगा, और इसमें एनसीआर को हम नहीं बोले जो बड़ा ऐसा जहां पर सारी गतिविधियां चलती रहेंगी। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम हुई है, ये डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम इस वजह से ज्यादा हुई क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई और सप्लाई लिमिटेड थी। हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अमेरिका, फ्रांस, यूके, ब्राजील, सबकी हेल्थ सर्विसेज जो इंडिया से बहुत बेहतर थी वो कोलैप्स कर गई। तो हम ये बिल्कुल दोष नहीं दे सकते कि सारी गलती सरकार की ही है। और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को देखें तो बॉम्बे के बाद सबसे डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का आता है। उसके बाद भी अगर ये कोलैप्स किया है तो इसका मतलब यह है कि डिमांड बहुत बढ़ गई है। इसी का नाम पैंडेमिक है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन चल रहा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कम से कम 10 दिन से 2 हफ्ते का 100% एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल लॉकडाउन होना चाहिए, with essential activity allowed, with minimum economic activity allowed। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि अनलॉक पूरा हो जाएगा तो हम फिर वही गलती करेंगे जो हमने की थी। तो मेरा यह मानना है कि 2 हफ्ते तक का मैक्सिमम लॉकडाउन हो, और उसके बाद जैसे अनलॉक 1 हुआ था, अनलॉक 2 हुआ था, वो 10-10 दिन का चलता रहे। इसके बाद 3rd स्टेप पे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन कंटिन्यू रहे टिल द टाइम कि हमारे हिंदुस्तान का 70% आदमी या तो वैक्सीनेटेड हो जाए
या इन्फेक्टेड हो जाए। यही एक तरीका और एकदम साइंटिफिक तरीका है हाँ। जिससे हम इस डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच को कम कर पाएंगे। ये मान के चलिए कि दुनिया की सारी ऑक्सीजन भी हिंदुस्तान को दे दी जाए, अगर पेंडेमिक पूरे 135 करोड़ में फैल जाएगी तो दुनिया की कोई या विश्व की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो यहाँ पे मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल है, स्ट्रेटजी बनाने का इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ये मानना है कि अनलॉक धीरे धीरे करना चाहिए। हाँ। वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू इसलिए नहीं जरूरी कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा, उसकी वजह से जो आदमी की साइकोलॉजी है वो चेंज हो जाएगी, लोग सड़कों पे कम घूमेंगे। आप देखिए जब से वीकेंड लॉकडाउन चालू हुआ या ये कहें कि नाइट कर्फ्यू चालू हुआ तो रोड पे लोग कम नजर आने लगे, एक साइकोलॉजिकल वैल्यू होगी। और ये करीब करीब 70% पॉपुलेशन जब इन्वॉल्व हो जाएगी आइदर विद इन्फेक्शन और विद वैक्सीनेशन, तब जाके इस पेंडेमिक को हम रोक पाएंगे। और एक चीज और मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, आज से 4 से 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये मान लीजिए एक वेव और आएगी और 100% आएगी, याद रखिएगा। और वो वेव अगर अभी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है तो वो वेव पहली वेव के बराबर आएगी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वेव इस वेव से भी बड़ी हो। तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए, सरकार को उसकी तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल ना कि इस लॉकडाउन से हेल्थ सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर बता दूं, इस लॉकडाउन से केवल डिमांड एंड सप्लाई का मैच आएगा जी। लेकिन कौशल, डॉक्टर कौशल, बिल्कुल डॉक्टर कौशल, आपने अब सही तरीके से कहना है। चलिए अगर फर्ज कीजिए हम ये मान भी लेते हैं, मेरा डॉक्टर रोमिल आपसे अगला सवाल होगा, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई की बात वो चीज पूरी होगी। अब इस अगर 4th वेव की बात करें, इसके बाद अगर हम 5th वेव की बात करें कि अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन जिम्मेदारी तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बनती है। क्योंकि आज भी देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जिसमें आज लॉकडाउन का ऐलान हुआ कि रात 10 बजे से होगा, तो उसमें लापरवाही सड़कों पर, दुकानों के बाहर, खासतौर पर देखा हमने शराब की दुकानों के बाहर तो लंबी कतार है, जहां पर किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी सेहत के लिए है। वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग, ना ही मास्क, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी भी इंडिविजुअल लोगों को ही समझनी होगी। डॉक्टर रोमिल, देखिए ये जो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। एक पेशेंट पहले 5 लोगों को इन्फेक्ट करता था, वो ही इन्फेक्टेड आदमी अब 10 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। इसके अलावा रीजन जो है वो है लोग जो कॉम्प्लेसेंट हो गए थे, उनको लगा था कि वायरस अब खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा। पार्टीज हो रही थी, सेलिब्रेशंस हो रही थी, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे थे, गैदरिंग्स हो रही थी, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस गैदरिंग। डॉक्टर रोमिल, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। हम कोशिश करेंगे दोबारा हम आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मनोज, अगर मैं आप ही के पास आऊं, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। ऐसे में जब डॉक्टर कौशल भी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि देखिए हम अभी से इस बात के लिए भी प्रिपेयर हों कि 5th वेव भी आएगी कुछ महीनों बाद। जी देखिए, एक तो ये वेव में पैंडेमिक आती है, दूसरा ये पैची पैंडेमिक होता है। हमें पता होना चाहिए कि किसी क्षेत्र में ज्यादा होगा, फिर वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि महाराष्ट्र और सिंकिंग बिल्कुल डूब रहा था, बट हम उस समय तैयारी नहीं कर रहे थे कि हमें लग रहा था कि दिल्ली में केसेज नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बार बार दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये पैची पैंडेमिक है, जो SARS-CoV-2 का पैंडेमिक है, पैची पैंडेमिक है। आज इस एरिया में तो कल दूसरे एरिया में भी जाएगा। तो जहां तक जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, जहां सावधानी अगर बरती जाए, अगर जैसे आज लॉकडाउन का अनाउंसमेंट था, उसके पहले अगर गवर्नमेंट ये डिसीजन दे देती कि लीकर शॉप जो है वो 10 बजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट होगा। क्योंकि ये जो भीड़ है, ये जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बार बार हम क्रिएट करते हैं, मैन मेड है। जैसे शराब की दुकान पे भीड़ लगाना, कुंभ में, स्नान में जमा करना, नमाज के समय भीड़ लगाना, मतलब किसी भी तरह की धार्मिक या गैर धार्मिक जो आप कांग्रीगेशन करते हैं, वो एक रीजन बनता है सुपर स्प्रेडर इवेंट का। और आपको मैं बता दूं कि मैं जैसे पहले भी स्पीकर ने बताया कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है, चाहे इसको डबल म्यूटेंट या B1617 बोले, ये 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल है और इसकी फैटिलिटी भी ज्यादा है। अगर आप देखिए परसेंटेज वाइज मत देखिए, बट आप ये देखिए कि इसमें जो नंबर ऑफ केसेज हैं, 1600 से ज्यादा डेथ हो रहे हैं और दिल्ली में 161 डेथ हो रहा है। आप समझ सकते हैं हर घंटे 5 डेथ से ज्यादा, 6 डेथ हो रहे हैं, 7 डेथ हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही चिंताजनक विषय है। और मैं आपको कहूंगा कि आने वाले वेव की तैयारी ठीक है, मेडिकल सिस्टम की भी एक लिमिटेशंस है, बट हम उसको बेहतर कर सकते थे। जिस चीजों को हमने बंद कर दिया था, जैसे बहुत सारे अस्पताल बंद हो गए थे, उनको अभी चालू रखना था, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से ये फ्रीक्वेंट वेव में, और हमें हिस्टोरिकली भी सीखना चाहिए कि स्पेनिश फ्लू में भी जो सेकंड वेव आया
है तो वो बहुत ही खतरनाक था। तो हमें तैयार होना चाहिए था, जो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और कई जगह पर पाबंदियां बहुत सख्त हैं, लेकिन बड़ी बात और बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल कैसे होगा, कैसे किया जाएगा। डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रोमिल, मैं पहले आप ही के पास आऊंगी। सबसे बड़ा इशू जो है, डॉक्टर भार्गव भी, डॉक्टर मनोज हमारे साथ है। डॉक्टर मनोज, आपसे ये सवाल है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा सवाल ये डॉक्टर साहब कि ऑक्सीजन की कमी, देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस, दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस, और ये दो राज्य ऐसे, और मध्य प्रदेश जहां पर कल 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो कहिए कि एक चैलेंज है ही, और बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑक्सीजन जो है कहिए कि मूल इलाज है, सबसे जरूरी है कोविड पेशेंट्स के लिए, या जिनको कोविड निमोनिया होता है उसके लिए ऑक्सीजन, जब हाइपोक्सिया होता है या सैचुरेशन ऑक्सीजन का डिप होता है तो ऑक्सीजन लगाना है। बट हम ये देखें कि हमारी जो दैनिक क्षमता है करीब करीब 70-72 इस मैट्रिक टन ऑक्सीजन प्रोडक्शन के, उसमें से 54% जो है करीब करीब आपके इसमें यूज होता है मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पे। तो एक लिमिटेशन है, बढ़ाने के लिए तैयारी की जा रही है। 165 PSA का एक प्लांट स्टार्ट किया जा रहा है, 50,000 मैट्रिक टन आयात करने की बात हो रही है, बट इन सब में समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक लॉकडाउन करके केसेस को अगर हम कंस्ट्रेन कर पाए, रोक सकें, और जरूरतें अगर लोगों की कम हो जाए, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों ने ऑक्सीजन को एज ए मतलब समझिए कि रिजर्व करके रख लिया है, अपने घरों में सिलेंडर्स मंगा के रख लिए, वो भी एक है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। बट ये एक मानसिकता है लोगों की, क्योंकि बाहर ऐसा माहौल है कि हॉस्पिटल में मुझे अगर अचानक कुछ हो जाए तो बेड्स नहीं मिलेगा, तो कम से कम घर में हम ऑक्सीजन लगा लेंगे। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रोमाइज करती है हमारे केयर को। ये रेमडेसिविर और टॉर्सिलिजुमेब कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इवन सीवियर निमोनिया भी है कोविड का, उसको ऑक्सीजन मिल जाए, उसको स्टेरॉइड्स मिल जाए, एंटीकोगुलेंट्स का इंजेक्शन मिल जाए, तो उससे पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लेकिन वहां पर भी डॉक्टर साहब कमी देखी ही जा रही है। डॉक्टर आशीष, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरा, और ऐसे में पैनिक बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इनफैक्ट क्योंकि ये जो वेव है, ये ना वेव बच्चों के कारण भी बहुत ज्यादा ड्रिवन हो रही है, बिकॉज जो बच्चे हैं वो एक तरीके से एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनके सिम्टम्स इतने होते नहीं ना, मगर जो भी हमारे ओल्ड पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे घर में जो दूसरे दादा नानी नानी है, उनको भी बच्चे इन्वॉल्व कर रहे हैं। जो भी स्टडीज अभी तक है बच्चों में, जो भी हम लोग पेशेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चों में अभी बहुत ज्यादा पैनिक मत हो, बच्चों में बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं है। उनमें यूजुअली ये सिम्टोमेटिक है या ज्यादा थोड़े से अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स है, बच्चे यूजुअली सेटल हो जाते हैं, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं ना। जो पेरेंट्स हैं आजकल बच्चों के लिए, उनको ये भी लग रहा है कि अब तो बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब कैसे करेंगे, तो ये पैनिक होने की जरूरत अभी नहीं ना। एक सिंड्रोम है जो मल्टीपल, जो हम लोग इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम बच्चों में होता है, पर बहुत रेयरिटी है, वो बहुत 1 या 2 केसेस होते हैं जो सूरत में एक दो जो केसेस देखे गए, वो कोई एक बहुत क्लासिकल फाइंडिंग वायरल की नहीं है, तो उसके लिए घबराएं मत, बच्चों को इतने घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर कौशल, देखिए ऐसे में ये भी देखा जा रहा है सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंडीशंस होती है वो अचानक से एसिम्प्टोमेटिक कहीं ज्यादा लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन इफेक्ट वो ज्यादा हो रहा है। और दूसरी बात देखिए, RT-PCR में जब टेस्ट हम करवाते हैं, कई बार नेगेटिव आ रहा है, कई बार पॉजिटिव आ रहा है, CT स्कैन तक करवाना पड़ रहा है। तो ऐसे में बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलाज कहाँ से किस तरीके से शुरू किया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि किसी को भी अगर इस बात का डाउट है कि उसे कोविड है, तो उसको एंटीजन टेस्ट के साथ साथ RT-PCR कराना चाहिए, क्योंकि एंटीजन की रिपोर्ट यूजुअली 2 से 4 घंटे में मिल जाती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट पॉजिटिव की तरह शुरू हो जाना चाहिए। RT-PCR में आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्लिनिकली कोविड हैं, लेकिन उनका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है। इसका ये मतलब हम इस पैंडेमिक में ये नहीं कह सकते वो नेगेटिव है। तो अगर एंटीजन एंड RT-PCR दोनों कंबाइन कराएंगे तो शायद अर्ली डायग्नोसिस होगी, और जो RT-PCR के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है वो थोड़ा कम होगा। तो ये तो एक तरीका है जो मुझे लगता है सही होना चाहिए। पर जो बात सिस्टम को लेके हो रही थी, आप ये समझिए ना, जो सरकारें, सारे स्टेट गवर्नमेंट की सरकारों के बारे में बोल रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि महाराष्ट्र में इस समय 70,000 केस आए हैं, आज हमारे यहाँ 25,000 केस है। हमने ये देखा है कि जैसा महाराष्ट्र में हो रहा होता वो करीब 15 दिन से 1 महीने के बाद दिल्ली में होता है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, इतने दिन से लॉकडाउन, उसके बाद भी 70,000 केस आ रहा है। इसका ये मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो लॉकडाउन के ऊपर कोई पॉलिटिकल ईगो नहीं होनी चाहिए कि हमने 7 दिन बोला तो 7 दिन होना चाहिए। हाँ। ये साइंटिफिक एंड नीड बेस्ड होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैंने चूंकि 1 हफ्ते बाद कहा था
तो एक हफ्ते बाद खत्म ही हो, ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए। अगर केसेस राइज कर रहे हैं, मान लीजिए संडे को भी हमारे केसेस 70,000 पहुंचते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें मंडे को लॉकडाउन खत्म करना चाहिए। ये डिसीजन लॉजिकल होना चाहिए। और दूसरी बात, जो ऑक्सीजन और उसकी बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी बेड स्ट्रेंथ गवर्नमेंट डिसाइड करती है जी, तो किसी भी हॉस्पिटल में जब बेड स्ट्रेंथ होती है तो उसमें ऑक्सीजन उसका इंटीग्रल पार्ट होता है। यानी कि हर बेड पे, आप सरकारी हॉस्पिटल में याद कीजिए, जब हम छोटे थे तो जाते थे, हर बेड में ऑक्सीजन का चैनल आता था। हाँ। यानी कि जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसमें ऑक्सीजन डिलीवरी का ना होना, ये सरकार का फेल्योर है। यानी कि आपने प्रॉपर होमवर्क करके हॉस्पिटल के बेड को क्लियर नहीं किया था। नो डाउट इस पेंडेमिक में ये ऑक्सीजन की क्राइसिस हो सकती है, लेकिन जो हॉस्पिटल के लेवल पे हर बेड पे ऑक्सीजन नहीं है। अभी आप बात कीजिए, हॉस्पिटल में फोन कर कहते हैं जी हमारे पास ऑक्सीजन बेड है या नॉन ऑक्सीजन बेड है या आईसीयू बेड है। ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे सिस्टम का फेल्योर है, सिस्टम का फेलियर है। और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन उन पेशेंट्स की हो जाती है जो एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता अनलेस अनटिल आप टेस्ट पर जाए। अगर आप टेस्ट में भी जाते हैं तो भी उस तरह के जो नॉर्मली कोविड पेशेंट को सिम्टम्स आने चाहिए उस तरह के सिम्टम्स महसूस नहीं होते। और फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है। तो ये ऐसे में किस तरीके से संभाला जाए? देखिए, पिछले जो वर्जन था वायरस का SARS-CoV-2 का और इस बार जो वर्जन है उसमें मेन डिफरेंस यही है। पहले हम लोग देखते थे कि जनरली जो फेफड़ों का संक्रमण या लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता था वो 4-5 दिन, सेकेंड वीक में 7 दिन के आसपास होता था और पेशेंट्स को लॉन्ग फीवर होते थे। आजकल क्या है कि थोड़ी सी हल्की सी ब्रेथलेस होती है, थोड़ा 1 दिन का फीवर है, उसका HRCT कराते हैं तो लंग ग्रॉसली इन्वॉल्व हो जाता है और उसका सडनली ऑक्सीजन सैचुरेशन डीप कर जाता है। और चूंकि उसके लिए उस तरह के केसेस को हैंडल करने के लिए आईसीयू बेड्स की नीड होती है और कहीं भी पूरे शहर में आईसीयू बेड्स नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हो रही हैं और पेशेंट्स का डेथ भी इसी तरह के पेशेंट्स को हो रहा है। क्योंकि अगर ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होता है तो उसमें या तो वार्ड में है तो वार्ड से फिर वो शिफ्ट हो जाता है, उसको प्रॉपर केयर मिल जाती है। तो ये हो सकता है कि जैसा कि आपको मैं बताऊं कि बॉम्बे में जो अभी जेनोमिक सर्वेलेंस हुआ था पॉजिटिव पेशेंट का, उसमें 61% पेशेंट्स जो थे वो न्यू डबल म्यूटेंट स्ट्रेन वाले थे। तो हम लोग जो जेनेटिक कंसोर्टियम भी बनी उसको दिसंबर में बना था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अभी हमने बहुत कम सैंपल्स को उसको जेनोमिक एनालिसिस किया है। तो इसकी वजह से हमें ये भी नहीं पता है कि इस बार वायरस का जो वर्जन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी जब तक हम ये एक्सेप्ट करेंगे, साइंटिफिक एविडेंस आएगा कि नहीं ये तो नए म्यूटेंट से हुआ था, तब तक जो है ये सारी चीजें हो जाती हैं। और अभी तक कहीं भी किसी भी हेल्थ ऑफिशियल से या हेल्थ मिनिस्ट्री से ये तो नहीं पुष्टि की गई है कि ये जो नया पेंडेमिक है या जो सेकेंड वेव सर्ज है ये न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से है। कोविड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर तो डेफिनेटली एक कारण होता है, बट इसमें न्यू म्यूटेंट स्ट्रेन क्योंकि क्लिनिकल फीचर्स इसके डिफरेंट है, एज ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट दूसरा है, लंग का इन्वॉल्वमेंट बड़ा रैपिड है। तो मुझे तो लगता है कि ये म्यूटेंट स्ट्रेन की वजह से ही इतना ज्यादा रैपिडली फैल रहा है। बिल्कुल। अब बड़ा सवाल और बात यही है कि पूरे मुल्क में, क्योंकि जिस तरीके से 2 लाख से भी ज्यादा मामले चले गए हैं, चेन तोड़ना जरूरी है। खास तौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्य, यूपी में 1 दिन का लॉकडाउन, राजस्थान में भी 3 मई तक पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन डॉक्टर आशीष, अब ये चेन टूटने में वक्त कितना लग सकता है? क्योंकि हर राज्य, हर शहर की अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो वो भगवान भरोसे नजर आ रहा है, कम से कम अभी तक तो। देखिए, अगर हम इसकी साइकिल की बात करें कि अगर एक पेशेंट आज पॉजिटिव है, कितने दिन के बाद वो निगेटिव होता है, तो उतना टाइम हमको देना पड़ेगा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो जो मिनिमम टाइम है हम इसको 14 डेज 16 डेज में लग जाते हैं कि इस चेन को ट्रांसमिशन को तोड़ा जाए। यानी कुछ लोगों में ये 4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक भी हो जाता है। यानी अगर हम एक सेंसिबल लॉकडाउन, अगर हम एक साइंटिफिक लॉकडाउन की बात करें तो ये जो हमारा पीरियड है ये कुछ 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक का होना चाहिए। यानी ये जो हमारा लॉकडाउन का भी जो पीरियड है वो 3 से 4 हफ्ते तक ही हो पाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है सिंगल लॉकडाउन, 1 दिन का लॉकडाउन, ये तो केवल एक सिंबॉलिक तरीका है लोगों को समझाने के लिए कि लॉकडाउन जरूरी है, आप अपना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। ये 1 दिन का लॉकडाउन या रात का लॉकडाउन, इसका कोई सोल्यूशन नहीं, ना इससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इसलिए भी लॉकडाउन करना चाहिए, जैसा सर ने भी बोला कि जो इंसाकॉक की स्टडीज है उसकी जो डाटा बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अगर ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स हैं
अगर ये लोग इन्होंने हमारी इम्यूनिटी को इवेड कर दिया, यानी जो हमारा वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम है वो भी हमारा फेल हो सकता है अगर ये वैक्सीन के अगेंस्ट पे काम ना कर पाए, या जो हमारी खुद की इम्यूनिटी बनी हुई है, जैसे कुछ लोगों को पहले अभी एक डाटा आया है इसमें ये पता चला है कि जिन लोगों को कोविड-1 हुआ था उनमें भी कितने लोगों को फिर से इन्फेक्शन हो गया, यानी जो हमारी इम्यूनिटी थी वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं ना कि सेकेंड वाले स्ट्रेन के लिए। इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो हमारा लॉकडाउन इतना रखा जाए ताकि हम एक कंक्लूसिव स्टेप तक पहुंच सके, एक कंक्लूजन तक पहुंच सके जीनोमिक्स की मदद से कि ये स्ट्रेन्स हैं, और तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति है ये इन सब बातों पे भी निर्भर करती है। तो एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते होने चाहिए।